हेलो स्टूडेंट्स, ये सिलेबस हमारा एमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, जिसको बेसिकली 5 यूनिट्स में ब्रेक किया गया है। इस बार के एग्ज़ाम्स क्योंकि अभी तक श्योरिटी नहीं है कि सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, सो वेल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एक यूनिट वाइज आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराने वाले हैं इन अवर अपकमिंग 5 वीडियोज़। सो अभी स्टार्टिंग रहेगा हमारा 5th यूनिट से, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट यूनिट है और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। इस कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका मॉड्यूलेशन एस्पेक्ट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डेटा कम्युनिकेशन और बेसिकली द वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें आपका पूरा जीपीआरएस, जीएसएम, सीडीएमए और सैटेलाइट रडार कम्युनिकेशन आता है, राइट। सो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिट 5 बेस्ड एमसीक्यू फॉर EDIEE सिलेबस। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, रिपीटर इनसाइड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर नोन एज, अदर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question number 122, dash is a satellite that rotates around the earth in a low altitude elliptical या circular pattern। सो वो सैटेलाइट जो अर्थ से लो अल्टीट्यूड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, इसकी जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, उसको कहा जाता है ऑल्टीट्यूड। अगर आप नॉर्मल एक सैटेलाइट की बात करो तो लगभग नियर बाई 40 to 42,000 किलोमीटर हाइट पर एक सैटेलाइट रहता है। बट लो अल्टीट्यूड ऑर्बिट के लिए जो सैटेलाइट होंगे उनका नाम है नॉन सिंक्रोनस सैटेलाइट। जो आपके नॉर्मल सैटेलाइट होते हैं उनको कहा जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, उनकी हाइट प्रॉपर होती है। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टैली सर्विस ऑफ GSM। सो GSM की टैली सर्विस में क्या नहीं आता है? अगर हम मोबाइल टेलीफोनी की बात करें, ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ GSM। मोबाइल ओरिजिनेटेड ट्रैफिक, यस, ट्रैफिक भी ओरिजिनेट होता है। बेस ओरिजिनेटेड ट्रैफिक, मोबाइल और बेस यानी कि ये आपका बेस स्टेशन है, ये भी ट्रैफिक ओरिजिनेट करता है, एज वेल एज ये आपका मोबाइल है, यहाँ से भी ट्रैफिक का ओरिजिनेशन होता है। अब इसमें पैकेट स्विच ट्रैफिक, ये इसका पार्ट नहीं है। सो GSM के सर्विस में पैकेट स्विच ट्रैफिक नहीं आता। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सब सिस्टम ऑफ GSM आर्किटेक्चर। सो अगर आप GSM आर्किटेक्चर पे ध्यान दो तो बेस स्टेशन सब सिस्टम, BSS यानी बेस स्टेशन सब सिस्टम, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। NSS नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, ये भी इसका आर्किटेक्चर है। OSS ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम, ये इसको OMC भी कहा जाता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी इसका पार्ट है। बट चैनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ GSM आर्किटेक्चर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। अगर मैं आपको GSM आर्किटेक्चर यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये आपका बच्चों GSM आर्किटेक्चर है। इस GSM आर्किटेक्चर में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये डिफरेंट सेल्स हैं, हेक्सागोनल सेल्स, जिसमें एक एक बेस स्टेशन लगा हुआ है। ये सभी बेस स्टेशन को कंट्रोल करता है BSC यानी बेस स्टेशन कंट्रोलर। और इस पूरी यूनिट को, ये जो स्पेसिफिक एक टावर है, इसको कहा जाता है BTS यानी बेस ट्रांसीवर। ट्रांसीवर इज अ कंप्लीट एक्रोनिम ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। सो BTS और BSC मिलके बनाएंगे BSS। हर एक BSS को बहुत सारे BSS मिलके गवर्न उनको करेगा MSC, और MSC के पास डिफरेंट स्टेशंस है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि डैश मैनेजेस द स्विचिंग फंक्शन इन GSM। सो अगर हम इसके ऑप्शंस पे ध्यान दें, BSS ये बेस स्टेशन है, ये बेसिकली स्विचिंग फंक्शन को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। स्विचिंग फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेगा NSS यानी नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। सो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 125। नेक्स्ट इज, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड फेज। जब भी आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, देखिए 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है एम्पलीट्यूड, दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी और तीसरी चीज़ है फेज। तो जब भी आप स्पेसिफिक किसी एक पैरामीटर को वेरी करेंगे तो बाकी के दोनों पैरामीटर आप कांस्टेंट रखेंगे। यानी अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट होगा, और फेज मॉड्यूलेशन के केस में एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। सो इस केस में जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इट इज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
देन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ एन एएम वेव। एएम वेव में जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी, और कैरियर फ्रीक्वेंसी से दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है एफएम, उसके डिस्टेंस पर यहाँ पर आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस एफएम, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी एफसी माइनस एफएम। इसको कहा जाता है प्लेन कैरियर। दिस इज़ नोन एज, जो अपर हुई है फ्रीक्वेंसी इट इज़ अपर साइड बैंड, और जो फ्रीक्वेंसी लोअर हुई है इट इज़ नोन एज लोअर साइड बैंड। सो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 3 हमें मिल चुके हैं। एएम वेव में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं? कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी, देखो या तो हम एफसी लिख सकते हैं या ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफसी, ठीक है। सो कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी विद द एम्पलीट्यूड, ये होता है लोअर साइड बैंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अभी हमने क्या देखा? लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, सो ये ऑप्शन गलत हो गया। अपर साइड बैंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये भी गलत हो गया। कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी बाई 2, ये भी गलत है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which devices did we use for AM demodulation? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होगा उसको कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। सो AM डीमॉड्यूलेशन में हम जो यूज़ करेंगे वो है एनवेलप डिटेक्टर, यस। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, यस, दिस इज़ द करेक्ट वन। PLL डिटेक्टर एंड फॉस्टर सीली डिस्क्रिमिनेटर, ये यूज़ होता है FM डीमॉड्यूलेटर में। रेशियो डिटेक्टर, स्लोप डिटेक्टर अगेन फॉर द FM डीमॉड्यूलेटर। ओनली क्वाड्रेचर डिटेक्टर, ये क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज़ होगा, यहाँ नहीं होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए TDMA स्टैंडर्ड ऑफ 2.5 जनरेशन नेटवर्क। ये 2.5 जनरेशन क्या है? जैसे अभी अगर हम स्टार्टिंग देखें तो फर्स्ट जनरेशन से आपके मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हुए थे, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये आपके अभी इसको आप 4G के नाम से जानते हो, और 5G बेसिकली अभी अराइविंग स्टेज में है। तो 2.5 जनरेशन इन दोनों के बीच में आई थी, इट वॉज द 2.5 जनरेशन। इसमें विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ TDMA। TDMA इज़ टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। टाइम पे डिवीजनिंग की जाती है, बहुत सारे डिफरेंट सब्सक्राइबर्स को आप एक साथ इंफॉर्मेशन उनकी सेंड कर सकते हो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स को यूज़ करके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए TDMA स्टैंडर्ड ऑफ 2.5 जनरेशन नेटवर्क। अगर मैं HSCSD की बात करूँ, ये होता है GPRS भी 2.5 जनरेशन का एग्जाम्पल है। एज टेक्नोलॉजी इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये भी 2.5 जनरेशन का एग्जाम्पल है। GSM आपका प्योरली सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल है, 2.5 में ये काउंट नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए 2.5 जनरेशन CDMA स्टैंडर्ड। सो यहाँ आपने देखा था कि ये आपके सिस्टम है, बेसिकली GSM एक सिस्टम है, GPRS एक सिस्टम है, और ये उनका बेस था। कौन सी जनरेशन पे थे? 2.5 जनरेशन पे थे। अब यहाँ उसने क्वेश्चन उल्टा किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2.5 जनरेशन CDMA स्टैंडर्ड। इस जनरेशन का CDMA टेक्नोलॉजी का, यानी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी का कौन सा स्टैंडर्ड है जो इस पे बेस्ड है, राइट। सो इसमें IS 95 स्टार्टिंग एज है, CDMA 2000 इससे थोड़ा सा अपर है, IS 95B ये इसी का एडवांस वर्जन है जिसमें आपकी डेटा बिट रेट इंक्रीज हुआ था। सो इसका करेक्ट आंसर जो 2.5 जनरेशन के CDMA पे आप यूज़ करेंगे, दिस इज़ IS 95B। Then what changes GPRS need to acquire while upgrading itself from GSM? GSM को ही जब हम अपग्रेड करते हैं तब वो GPRS में चेंज होता है। इसमें आपको कोई भी नया बेस स्टेशन लगाने की नीड, नो, नॉट एट ऑल। न्यू ट्रांसीवर एट द बेस स्टेशन पे नए ट्रांसमीटर रिसीवर नहीं लगाने हैं, नए चैनल कार्ड नहीं देने हैं। न्यू पैकेट ओवरले इंक्लूडिंग द राउटर एंड गेटवे, यस, ये काम आपको करना है अगर आपको GSM को GPRS में चेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय IS 95। IS 95 कौन सी? SS यानी कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम, दिस इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी।
तो ये या तो डायरेक्ट सीक्वेंस बेस्ड होती है या फ्रीक्वेंसी हॉप्ड बेस्ड होती है, DSSS या FHSS। सो आपका IS 95 बेसिकली DSSS स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दिस इज अल्टीमेटली द वायरलेस कम्युनिकेशन एंड यू हैव टू गो very deep if you really want to understand it. The next question says each IS 95 channel occupies dash of spectrum on each one way link. अब कितनी बैंडविड्थ बेसिकली वो वन वे लिंक के लिए ले रहा है IS 95? सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ 1.25 मेगाहर्ट्ज़। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किलो हर्ट्ज़ में कभी भी आपका बैंडविड्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी थर्ड जनरेशन ऑनवर्ड्स आपके सिस्टम में उनका बैंडविड्थ जनरली मेगा हर्ट्ज़ में होगा। सो IS 95 इज स्पेसिफाइड फॉर रिवर्स लिंक ऑपरेशन इन विच बैंड? कौन से बैंड में आपका IS 95 काम करता है? अगेन चारों ऑप्शन हालांकि हमारे मेगा हर्ट्ज़ के हैं, बट द करेक्ट आंसर इज 824 मेगा हर्ट्ज़ से 849 मेगा हर्ट्ज़। दिस इज द बैंड फॉर IS 95। डैश आर यूज टू रिजॉल्व एंड कंबाइन द मल्टीपाथ कॉम्पोनेंट। अब इससे पहले मुझे मल्टीपाथ कॉम्पोनेंट समझाना पड़ेगा। ये मेरा एंटीना है, यहाँ से इस एंटीना से आपका सिग्नल प्रोपगेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और हमें कहीं यहाँ पर ये सिग्नल पहुँचाना है। तो यहाँ पहुँचाने के लिए इसके बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पाथ में ही हो, सीधा लिंक होना ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी ट्रांसमीटर यानी जहाँ पे टावर है उसके बिल्कुल सामने नहीं होते हैं जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप अपने कमरे के अंदर बैठे हैं या कहीं और हैं, इनसाइड बिल्डिंग में हैं, तब भी आपका वो कम्युनिकेशन लिंक सेटअप होता है। तो उसके लिए इट मे बी एज्यूम्ड एज ए लाइक यहाँ पे अगर कोई हिली टेरेन है, यहाँ से सिग्नल टकरा के वापस आ रहा है, या कहीं समहाउ यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से टकरा के सिग्नल वापस आ रहा है। सो जो फाइनली डेस्टिनेशन पॉइंट है, यहाँ पर सिग्नल एक से ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन में मिलके वापस आएगा, राइट। सो इनको कहा जाता है मल्टीपाथ कॉम्पोनेंट्स, या मल्टीपाथ इज द प्रॉपर नेम फॉर दीज सिग्नल्स। अब इस सिग्नल्स का एडवांटेज भी है और ड्रॉबैक भी है। एडवांटेज कैसे है कि अगर ये सिग्नल सपोज करो अगर ऐसे कहीं दूर से टकरा के वापस आया, एक डायरेक्ट लिंक था, एक रिवर्स लिंक था, राइट। अगर ये दोनों सिग्नल्स ऐसे आएंगे, दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री आउट ऑफ फेज अगर क्लिक करेंगे डेस्टिनेशन पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है 0, राइट। बट अगर यही सिग्नल एक इस फेज़ में है, दूसरा भी लगभग सिमिलर फेज़ में, तीसरा भी सिमिलर फेज़ में है, तो अगर माइन्यूट एंगल डिफरेंस है तो यहाँ पे इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करें तो इस पॉइंट पे आपको एक बहुत अच्छा सिग्नल मिलेगा। सो मल्टीपाथ कंपोनेंट जो हैं उनको बेसिकली कौन सा रिसीवर है जो उनको कंबाइन और रिजॉल्व करने का काम करता है? तो द करेक्ट आंसर इज द रेक रिसीवर इज यूज्ड फॉर द कंबाइनिंग एंड रिजॉल्विंग ऑफ द मल्टीपाथ कंपोनेंट। What happens when the amplitude of the modulating signal is greater than the amplitude of the carrier signal? इसके लिए आपको ये वेवफॉर्म याद रखनी पड़ेगी। ये आपका सपोज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था लो फ्रीक्वेंसी का, ये हमारा कैरियर सिग्नल था हाई फ्रीक्वेंसी का। हम इसे जब सुपर इम्पोज करते थे तो हम ये पूरा सिग्नल यहाँ इसके पीक के ऊपर बैठाते थे, राइट। सो आपकी जो फाइनल वेव बन के आती थी वो कुछ इस टाइप की आती थी। ये सपोज हमारा कैरियर सिग्नल है, ठीक है। इस कैरियर सिग्नल के ऊपर हमने क्या बैठाया है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बैठाया। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया और दोनों साइड ये डुअल डोमेन में चलता है, राइट। सो अब अगर यहाँ पे ध्यान दो तो आपकी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी यहाँ कुछ जगह बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड के साथ साथ बढ़ जाएगी और एम्पलीट्यूड के साथ साथ ही कम हो जाएगी। जो ब्राउन कलर से मैंने ड्रॉ किया ये प्रॉपर आपका एक AM वेव का एनवलप निकल के आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये कहता है कि क्या होगा अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से। सो अगर आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड आप ज़्यादा कर देंगे, ये जो पीक है ये और बढ़ा दीजिए और नीचे ले जाइए, इसी तरह से रिवर्स और बढ़ा दीजिए और नीचे ले जाइए। अब यहाँ पे अगर आप इस सेंटर वाले पॉइंट पे ध्यान दो तो ये हमारा डिस्टॉर्शन पॉइंट यहाँ पे हमें मिल चुका है, क्योंकि हमारा जो सिग्नल होगा पॉजिटिव साइड का ऐसे जाएगा और नेगेटिव साइड का कुछ ऐसे जाएगा, राइट। तो ये सिग्नल का ये हमारा डिस्टॉर्शन पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा। इस वजह से क्या क्रिएट होने वाला है? बेसिकली डिस्टॉर्शन क्रिएट होने वाला है, राइट। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। Next question is, in general, the spread spectrum communication is distinguished by which of these elements? इनमें से कौन सा एलिमेंट spread spectrum communication को आइडेंटिफाई करता है? Signal occupies a bandwidth much greater than which is necessary to send the information.
जब भी आप स्प्रेड स्पेक्ट्रम करेंगे तो आपके सिग्नल की बैंडविड्थ बेसिकली बढ़ जाती है. इट इज़ अ ट्रू वन. द बैंडविड्थ इज स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ अ कोड, और ये बैंडविड्थ हमेशा कोड फॉर्म में इंक्रीज होगी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा. येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. द रिसीवर सिंक्रोनाइजेज टू द कोड टू रिकवर द डेटा. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो ऑल ऑफ द अबव. फाइनल करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज द वे टू स्प्रेड द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल. हम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग यूज़ कर सकते हैं बैंडविड्थ इंक्रीज करने में, डेफिनेटली. टाइम हॉपिंग, डेफिनेटली. डायरेक्ट सीक्वेंस, ये भी होता है. सो ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज इन CDMA द बिट रेट ऑफ द डिजिटल डेटा. आप ये जो KBPS की फॉर्म में आपको स्पीड मिलती है, जो बिट रेट है किसी भी डिजिटल डेटा के सेंड होने का, राइट. सो इसको CDMA में क्या कहा जाता है? चिपिंग फ्रीक्वेंसी नहीं कहा जाता. चिपिंग फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम डायरेक्ट सीक्वेंस के केस में यूज़ करेंगे. इंफॉर्मेशन रेट, येस, इट इज़ नोन एज द इंफॉर्मेशन रेट इन केस ऑफ द CDMA सिग्नल. चिप और एपॉश नहीं कहा जाता है. द रेशो बिटवीन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज यानी कि VM एंड द कैरियर वोल्टेज यानी VC. सो वो कौन सा इम्पैक्ट फैक्टर था? VM/VC. दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. व्हेन डज ओवर मॉड्यूलेशन अकर? ओवर मॉड्यूलेशन का केस मैंने आपको अभी बताया था जब मैंने ये वाला डिस्टॉर्शन लेवल बना के बताया था कि जब भी आपका VM का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा VC से, ठीक है. सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वोल्टेज जब कैरियर की वोल्टेज से ज़्यादा होगी तब हमें ओवर मॉड्यूलेशन मिलने वाला है. ऑप्शन B इज़ करेक्ट. वॉट विल बी द पाथ लॉस इन dB? डेसिबल में क्या पाथ लॉस होगा इन एन ओपन एयर साइड? यहाँ पर अगर कहीं ट्रांसमीटर है, दूर कहीं रिसीवर है, ओपन एयर कम्युनिकेशन किया है हमने, तो पाथ लॉस यानी कि कितना लॉस हमें मिलने वाला है किसी भी x मीटर के डिस्टेंस पर. सो इसको हम स्पेसिफिकली काउंट करते हैं. दिस इज 80.27 dB इन पॉजिटिव सेंस. What is the frequency reuse factor in CDMA? CDMA में बेसिकली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ये आपका टाइम था, ये फ्रीक्वेंसी था, ये कोड था, राइट. इस जगह आप कंप्लीटली आप कोड की डिविजनिंग कर रहे हो. यू आर यूजिंग द कंप्लीट टाइम एंड कंप्लीट फ्रीक्वेंसी फॉर ईच यूज़र. सो इसका फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर बेसिकली नहीं है, या वी कैन से ये 1 है. यानी हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट नहीं कर रहे हैं, हम वी आर प्रोवाइडिंग द सेम फ्रीक्वेंसी टू ईच ऑफ द यूज़र. We are just changing in terms of the code. So correct answer is option B, 1. In CDMA, the reduction of co-channel interference due to processing gain allows frequency reuse factor of. अब बेसिकली फ्रीक्वेंसी रीयूज़ फैक्टर वो हमें पता ही है 1 है. सो इस पर आप 1 पे टिक कर सकते हैं. वैसे को चैनल इंटरफेरेंस क्या है कि ये अगर मेरा सपोज टावर 1 है, यहाँ से इसका ट्रांसमिशन हो रहा था इसके पास में कोई टावर 2 है और पास में कोई टावर 3 है, ठीक है. सो ये इसके लिए क्या कहे जाते हैं? ये इसके एडजेसेंट चैनल्स हैं. एडजेसेंट यानी जो इसके पास में है. बट टावर 1 अगर मेरी F1 फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है तो दूर कहीं एक और टावर है जो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है F1 पे. सो ये दोनों जो टावर सेम फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं उनको कहा जाता है को चैनल्स, राइट. और जो आपके नियर बाई टावर्स हैं उनको कहा जाता है एडजेसेंट चैनल्स, राइट. सो को चैनल्स की वजह से अगर ये डिस्टेंस कम होगी तो इन दोनों में इंटरफेरेंस क्रिएट होगा. दिस इज़ नोन एज को चैनल इंटरफेरेंस. अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो इनमें भी इंटरफेरेंस क्रिएट होगा. दिस इज़ नोन एज एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस. होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट वन इज़ हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन. हाफ ड्यूप्लेक्स ये कहता है ये मेरे पास एक सपोज ट्रांसमीटर है और यहाँ पर कोई रिसीवर है, या इसको ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई यूज़र 1 बैठा है और यहाँ पर कोई यूज़र 2 बैठा है. आपको अपनी वॉइस यहाँ से यहाँ भेजनी है और यहाँ से वापस यहाँ भी बुलानी है. अब अगर हम आज के मोबाइल की बात करें तो ये काम हमारा दोनों काम एक ही समय में पॉसिबल है. आप सुन भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं. बट अर्लियर मोबाइल फ़ोन्स में आप एक बार बोलते थे, स्टॉप करते थे, फिर दूसरी बार आप सुनते थे. यानी लाइन पर एक टाइम में एक ही इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती थी. जैसे कि आप पुलिस वायरलेस का एग्जांपल लेते हैं. आपके जो भी कमांडिंग ऑफिसर है यहाँ से एक मैसेज आएगा डैश 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 ओवर, दूसरी साइड से फिर मैसेज आएगा, फिर दूसरा पर्सन कहेगा ओवर, फाइनली उनकी कॉल टर्मिनेट होगी ओवर एंड आउट से. सो ये हमारा केस है कि लाइन पर एक इन्फॉर्मेशन ही एक बार में जाएगी. इस टाइप के एग्जांपल्स को कहा जाता है हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम. सो कम्युनिकेशन इन सिंगल डायरेक्शन एट अ टाइम.
अभी जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है उनमें क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो उनको कहा जाता है फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम. सो नेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड मोड फॉर 3G नेटवर्क. 3G नेटवर्क में जो हम मोड यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रिक्वेंसी डिवीजनिंग मोड. सो FDD इज़ द करेक्ट आंसर. द इंटरफेरेंस बिटवीन द नेबरिंग बेस स्टेशन इज़ अवॉइडेड. अभी मैंने आपको नेबरिंग बेस स्टेशन यानी एडजेसेंट इंटरफेरेंस जो था वो आपको बताया था. इसको आप अवॉइड कैसे करोगे? असाइनिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स. यस डेफिनेटली अगर हम चैनल्स को अलग अलग ग्रुप डिफाइन करते तो हम नेबरिंग बेस स्टेशन का इंटरफेरेंस मिनिमाइज कर सकते हैं. द शेप ऑफ सेलुलर रीजन फॉर मैक्सिमम रेडियो कवरेज. अगर आप वापस यहाँ पर GSM के आर्किटेक्चर पर ध्यान दें, ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है हर एक सेल की, दिस इज अ हेक्सागन शेप बेसिकली. सो द करेक्ट आंसर इज हेक्सागन. स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी ऑफ ए सेलुलर नेटवर्क इज. स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी क्या होगी? ट्रैफिक कैरीड बाय द होल नेटवर्क. ये तो नहीं लग रहा. ट्रैफिक कैरीड पर सेल डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम. यानी मैंने कितना स्पेसिफिकली एक सेल में ट्रैफिक यूज़ किया है डिवाइडेड बाय द कंप्लीट सिस्टम बैंडविड्थ. ये ट्रू है. एक्सप्रेस्ड इन एरलांग. एरलांग इसकी यूनिट है. पर मेगा हर्ट्स बैंडविड्थ को आपने डिवाइड किया है पर किलोमीटर स्क्वायर फॉर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ सेल. ये भी ट्रू है. सो करेक्ट ऑप्शन आपका डी जाएगा, बोथ बी एंड सी. लास्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी रीयूज. फ्रीक्वेंसी रीयूज क्यों किया जाता है? बेसिकली हम सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं. यस. लिमिटेड स्पेक्ट्रम रिक्वायर होगा डेफिनेटली. सेम स्पेक्ट्रम को हम अलग नेटवर्क पे एलोकेट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो सो द फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. So by this way our 5th unit MCQs are completed. In our next video we will just upgrade for another unit MCQ. Thank you so much.